जय हिंद। मिशन जेआरएफ में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी जोरों शोरों से कर रहे होंगे। अभी कुछ दिन के बाद आप लोग का बहुत जल्द फाइनल आंसर की आने वाला है और कुछ दिन पहले प्रीवियस आंसर की आया है और उसके बाद बहुत जल्द आप लोग के परिणाम भी आने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई या बहन होंगे जिनका किसी कारणवश कुछ पॉइंट से इस बार जेआरएफ रुक रहा है या फिर नेट रुक रहा है। तो आप लोग घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, तनावग्रस्त ना हो। आप लोग पुनः अभी से ही अगली आगामी होने वाली जून वाली परीक्षा में लग जाएं ताकि आप बेहतर कर सकें उस परीक्षा में। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को दे दूं जो काफी महत्वपूर्ण होता है। मैं हर एक क्लास में देता हूं। मिशन जेआरएफ 2025 हिंदी, यह हमारा टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से है। आप इस ग्रुप को एक बार ज्वाइन करें और वहाँ डेली रात में 8 बजे वीसी के माध्यम से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे 2 समय टॉपिक बाय टॉपिक क्यूज भी किया जाता है। एक समय यूनिट बाय यूनिट में जितने भी लगे हैं, जैसे नाटक लगे हैं तो नाटक, एकक नाटक का क्यूज बना हुआ, एकक निबंध का क्यूज बना हुआ। उसके बाद एक समय मिक्स क्यूज हुआ करता है सभी, जैसे यूनिट 8 का पूरा एक मिक्स क्यूज हो गया, फिर यूनिट 1 का, ऐसे करके मिक्स क्यूज होता है। एक बार आप जाके जरूर क्यूज करें ताकि आप यहाँ थ्योरेटिकल पढ़ लें और वहाँ अभ्यास कर लें ताकि आप जेआरएफ जल्दी हो जाए और जेआरएफ में आप सफलता जल्दी से प्राप्त कर लें। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। हम लोग खड़ी बोली विकास पढ़ रहे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक से आधुनिक काल में, और हमने देखा कि खड़ी बोली गद्य के विकास में जब सैयद अहमद खां के समर्थन में गारसा दत्तासी उतर गए, जो कि पेरिस में एक उर्दू के अध्यापक थे, तो दूसरी तरफ फील्ड में, मैदान में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे और उनके समर्थन में राजा लक्ष्मण सिंह थे। दोनों के बहुत प्रयास करने के बाद नागरी भाषा अर्थात हिंदी का प्रचलन हुआ और उनके साथ बहुत सारे कवि उभर के आए जिन्होंने उनका मदद किया, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अपने खुद स्वयं बहुत सारे हिंदी में रचनाएं कर रहे थे, अनुवाद कर रहे थे और अपने मित्रों को भी वो कह रहे थे कि अनुवाद करें। ऐसे पाठ्यक्रम जो हमारा तैयार हो जाए, फिर हमारे विद्यालय में या अदालती भाषाओं में या फिर जो भी कामकाज हो, सब में हिंदी और नागरिक का प्रयोग हो सके। उससे पहले रचनाएं कुछ तैयार होनी चाहिए। तो इन्हीं सब कामों के लिए भी जॉन गिलक्राइस्ट, जो फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे, उन्होंने 4 व्यक्तियों को बुलाया जिनमें से एक सदल मिश्र भी थे, और इन चारों महानुभावों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी खड़ी बोली के विकास में। हिंदी खड़ी बोली की जब भी बात आता है तो हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में कह सकते हैं। तो अब हम 2 कवियों को यहाँ देख चुके हैं, आज हम लोग सदल मिश्र को देखेंगे। सदल मिश्र से जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण बातें मैंने उन्हें यहाँ रखा है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनमें जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं सब हम लोग कहीं ना कहीं पढ़े, सुने और देखे हुए हैं। सदल मिश्र ये बिहार के रहने वाले थे और फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। सदल मिश्र, देखिए कौन कहाँ के रहने वाले थे, इस बात को भी याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न एनटीए वहां से भी पूछ देते हैं। तो सदल मिश्र कहाँ, बिहार के रहने वाले थे। इनका नासिकेतोपाख्यान उसी समय लिखा गया जिसमें प्रेम सागर लिखा गया था। करीब 1903 या 4 संवत 1903 या 4 की बात है। नासिकेतो 1903 या 4 या 1934, एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं आता रहा, एक बार आप लोग देखेंगे कि प्रेम सागर लल्लू लाल के द्वारा कब लिखा गया था। तो उसी समय नासिकेतोपाख्यान भी लिखा गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो सदल मिश्र है उनकी रचना नासिकेतोपाख्यान है। कई बार क्रम में पूछ दिया जाता है या फिर आपको मिलान में पूछ दिया जाएगा। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा में लिखने का प्रयत्न किया। इन्होंने व्यवहार उपयोगी भाषा में लिखने का प्रयत्न किया, जहां तक हो सकता है
खड़ी बोली का ही व्यवहार किया। यानी कि सदल मिश्र जो थे वह ज़्यादा प्रयास करते थे कि खड़ी बोली में ही लिखने का प्रयास करते थे। आगे बिंदु है, गद्य की एक साथ परंपरा चलने वाले उपयुक्त 4 लेखकों में आधुनिक हिंदी का पूरा अभ्यास मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र में ही मिलता है। यानी कि मुख्य रूप से अगर कह देंगे कि चारों महानुभावों में सबसे ज़्यादा किन 2 महानुभावों का योगदान रहा है, तो उनमें से सबसे ज़्यादा अभ्यास जो था खड़ी बोली गद्य के विकास करने का, तो सबसे ज़्यादा अभ्यास किनका था? मुंशी सदा सुखलाल और सदल मिश्र का नाम आता है। जब इन दोनों में से एक का नाम लेना हो, तो इन दोनों में से एक का नाम जो लिया जाता है वह सदा सुखलाल का नाम लिया जाता है। कहा था इनमें से इन दो में अर्थात कौन-कौन? सदल मिश्र और सदा सुखलाल में मुंशी सदा सुख के साधु भाषा अधिक महत्व की है। मुंशी सदा सुख की लेखनी भी चारों में पहले उठाई थी। पूछ देंगे कि इन 4 महानुभावों में सबसे पहले लेखनी का कार्य किन्होंने आरंभ किया था? तो किन्होंने किया था? सदा सुखलाल ने किया था। अतः गद्य परिवर्तन करने वालों में उनका विशेष स्थान समझना चाहिए। यानी कि गद्य का जो परिवर्तन हुआ उनमें सदा सुखलाल का नाम आपको महत्वपूर्ण समझना चाहिए। सदा सुखलाल, इनका नाम आप याद रखिएगा। लगभग 1860 के आसपास संवत 1860 के लगभग हिंदी गद्य का परिवर्तन तो हुआ, पर साहित्य की अखंड परंपरा उस समय नहीं चली थी। हुआ क्या था, जब संवत 1860 की हम बात करते हैं, 3 में जब 57 वर्ष घटा देंगे तो कितना वर्ष बचेगा? 3 और 5 0, 1803 ईस्वी के आसपास बात हो रही। यानी कि आधुनिक काल का हम लोग कब से समय मानते हैं? तो आधुनिक काल का हम लोग समय कहते हैं कि 1857 में लगभग कहते हैं बहुत सारे कवियों, 1857 में परिवर्तन हुआ। लेकिन यहाँ बात हो रही है 1803 की, यानी कि सिपाही विद्रोह की पहले की बात हो रही है। कुल 54 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो जब अब 54 यानी कि अर्ध शताब्दी की बात पहले हो रही है, तो उस समय आधुनिक काल के वो लहर नहीं चला था जितना 1857 के युद्ध के बाद चला। यानी कि मूल रूप से भारतेंदु युग के समय से ही वह मूल रूप से चला। तो इसीलिए कहा जाता है कि 1860 के लगभग यानी 1803 ईस्वी के लगभग हिंदी गद्य का परिवर्तन तो हुआ, यानी कि प्रवृत्तियां बदल रही थी, बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका था। लेकिन जैसी परंपरा अभी के समय में उसमें गद्य का होना चाहिए तो वैसा वह नहीं था, क्योंकि जब भी कोई प्रवृत्तियां बदलता है, प्रवृत्ति क्या है? अब प्रवृत्ति शब्द जब भी मैं कहता हूं तो एक बात आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि आपको घूमने की प्रवृत्तियां आप में है और आपको डॉक्टर कह दिया कि आपको किसी कारणवश कि आपको ज़्यादा नहीं घूमना है, तो आप घूमने की आपको आदत है, तो जब उन आदतों को आप धीरे-धीरे बदलेंगे, एक दिन 10 किलोमीटर चल रहे हैं तो अगले दिन 9 चलेंगे, फिर 8 चलेंगे, ऐसे-ऐसे करके घटाएँगे और एक दिन अंततः ऐसा आएगा था कि आप बेड रेस्ट करना प्रारंभ कर देंगे। जब ऐसी स्थिति तो प्रवृत्तियाँ आपका क्या हुआ? धीरे-धीरे समय के अनुसार बदल रहा है। पहले आप एक अच्छा चालक थे, अच्छा चलते घूमते फिरते थे, आप ज़्यादातर समय घर में बिताते हैं, एक गृहिणी के जैसा। तो आप में प्रवृत्तियां परिवर्तन हुई, तो वो एक समय में हुई। वैसे गद्य का जब परिवर्तन हुआ है, यानी गद्य की प्रवृत्तियां जो थी वो जब बदल रही थी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से हर तरह से, तो थोड़ा समय लगता है। तो शुरुआती समय था संवत 1860 अर्थात समझ सकते हैं 1803 ईस्वी, तो उस समय धीरे-धीरे प्रवृत्तियां बदल रही थी। वही कहा जा रहा है कि संवत 1860 से संवत 1995 के बीच का काल मतलब समय गद्य रचना की दृष्टि से प्रायः शून्य मिलता है। यानी कि शून्य मतलब बिल्कुल नहीं मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत मिलते हैं। श्रीरामपुर उस समय पादरियों का प्रधान अड्डा था। श्रीरामपुर एक जगह का नाम है जहां ईसाई धर्म के जो भी क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज लोग कौन सा धर्म के थे? ईसाई धर्म के थे, और उनके जो धर्मगुरु हुआ करते तो उन्हें पादरी कहते हैं, जिसे फादर कहते हैं। तो पादरियों का प्रधान अड्डा कहाँ हुआ करता था? श्रीरामपुर। बाइबिल का हिंदी अनुवाद स्वयं विलियम केरे साहब ने किया था। बाइबिल का पुस्तका हिंदी अनुवाद किन्होंने किया था? स्वयं किन्होंने किया था? तो विलियम
केरे ने किया था। यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। संवत 1860 में इन्होंने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत 1875 में समग्र ईसाई धर्म की पुस्तक का अनुवाद पूरा हुआ। इस बात को समझिए कि अब जब अंग्रेज यहाँ आ गए तो अपने धर्म का प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने क्या किया, क्योंकि यहाँ के लोग अंग्रेजी ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि भारत हमारा कृषि प्रधान का देश था। हमारे यहाँ की जो संस्कृतियाँ थी वो उर्दू और हिंदी में लिखे जाते थे, और मुगल के जो राजकवि हुआ करते थे वो दरबारों में अपना लेखा जोखा फारसी, अरबी फारसी भाषाओं में क्या करते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, उन्हें अंग्रेजी की जानकारी नहीं थी और अंग्रेज लोग अंग्रेजी जानते थे, अंग्रेजी बोलते थे। तो वह सब अपने धर्म के अपने नियम तौर तरीके तरीकों को हम लोगों के ऊपर थोपने के लिए उन्होंने क्या किया, बाइबिल का सबसे पहले हिंदी अनुवाद करवाया। और स्वयं यह काम किन्होंने किया, विलियम केरे ने किया, ताकि आम जनता बाइबिल को पढ़े और समझ सके। उसके बाद कहा जाता है कि संवत 1866 में उन्होंने विलियम केरे ने नए धर्म नियम का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया और संवत 1875 तक समग्र ईसाई धर्म की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। यानी कि जितने भी ईसाई धर्म की पुस्तकें थे सबका ये अनुवाद करा दिए। उक्त श्री राम प्रेस से संवत 1893 एक श्री राम प्रेस भी एक खुला था और यह अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था। यह संवत 1893 में दाऊद के गीतें नाम की पुस्तक छपी और जिसकी भाषा कुछ फारसी अरबी शब्द थे। जिसकी भाषा क्या थी, अरबी फारसी शब्द थे। देखिए यहाँ मेरे टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का नाम दिया हुआ है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ, आप इस पे मैसेज कर लेंगे। मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको जोड़ दूंगा और आपको लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, जिससे आप हमारे साथ जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और जल्द से जल्द JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकें। अगला बिंदु है शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 शिक्षा संबंधी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए संवत 1890 के लगभग आगरा में, कहा जगह का नाम याद रखिएगा, आगरा में पादरियों का एक स्कूल बुक सोसाइटी स्थापित हुआ। पादरियों ने एक संस्था खोली, वह क्या संस्था का नाम था, स्कूल बुक सोसाइटी। वह अपने धर्म ग्रंथों को, अपने संस्कृतियों को, सब कुछ हम लोग के ऊपर थोपने के लिए वह धीरे धीरे अपना प्रचार प्रसार कर रहे थे, जिनमें से पहला नाम आता है स्कूल बुक सोसाइटी का। इसको जरूर याद रखिएगा। कहाँ खुला, आगरा में। कब खुला, संवत 1890 में, क्योंकि डेट सहित आपसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और आगे पूछने की भी संभावना बनी रहती है। जिसमें संवत 1894 में इंग्लैंड के एक इतिहास का और संवत 1896 में मार्समैन साहब के प्राचीन इतिहास का अनुवाद कथासार के नाम से प्रकाशित कराया। कथासार के लेखक या अनुवादक रतन लाल थे। यानी कि प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से किया गया, कथासार के नाम से किया गया। और इसके अनुवादक कौन थे, तो रतन लाल थे। इसके संपादक पादरी मूर साहब थे और इनके जो संपादक थे, किन्होंने इसे छापा, देखिए एक आदमी ने अनुवाद किया, दूसरा व्यक्ति ने इन्हें छापा। किन्होंने छापा, पादरी मूर साहब ने, और कहा कि अगर ये किताब बहुत ज्यादा प्रचलित हुई तो मैं इसका अगला भाग भी जरूर प्रकाशित कराऊंगा। लेकिन किसी कारणवश यह किताबें ज़्यादा नहीं चल सकी, जिसके कारण अगला इसका भाग, जो दूसरी भाग आने वाला था, वह वर्तमान इतिहास के नाम से आने वाला था, जो किसी कारणवश नहीं आ पाया। आगरा की उक्त सोसाइटी के लिए संवत 1897 में पंडित भट्ट ने भूगोल सार और संवत 1904 में पंडित बद्रीलाल शर्मा ने रसायन प्रकाश लिखा। यानी कि भूगोल सार के लेखक कौन है, पंडित भट्ट हैं, और रसायन प्रकाश के लेखक कौन है, बद्रीलाल शर्मा। कलकत्ता में भी ऐसी ही एक स्कूल बुक सोसाइटी थी। एक आगरा में खोला गया था और एक कलकत्ता में भी खोला गया था।
जिसने पदार्थ विद्यासागर संवत 1903 आदि के कई वैज्ञानिक पुस्तकें निकाली। इस स्कूल बुक सोसाइटी जो कलकत्ता में था, वहां कई वैज्ञानिक पुस्तकें प्रकाशित में आई थी। अगला है आजमगढ़ रीडर। आजमगढ़ जो यूपी में पड़ता, आपको पता होगा, मऊ, आजमगढ़, बनारस के बाद आजमगढ़ आपको देखने को मिल जाएगा। आजमगढ़ रीडर जो इलाहाबाद मिशन प्रेस से संवत 1897 में प्रकाशित हुई थी। तो आजमगढ़ रीडर जो था वह किस प्रेस से प्रकाशित हुई थी? इलाहाबाद मिशन प्रेस से। कब हुई थी? संवत 1897 में। मिर्जापुर में ईसाइयों का एक आर्फन प्रेस खुला। आर्फन प्रेस कहाँ खुला? तो मिर्जापुर में खुला था, जिससे शिक्षा संवर्धनी कई पुस्तकें शेरिफ साहब संपादन में निकाली थी। तो एक प्रेस कहाँ खुला था? सबसे पहले अरफान प्रेस कहाँ खुला था? मिर्जापुर में। मिर्जापुर कहाँ? तो आपको मिर्जापुर यूपी में पड़ता है। और वह शिक्षा संबंधी यानी अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करने के लिए शेरिफ साहब ने कई पुस्तकें निकाले, और यह पुस्तकों का संपादन कौन थे? स्वयं शेरिफ साहब थे। सारांश अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी गद्य का प्रसार में ईसाइयों का बहुत योग रहा। एक तरफ कहा जा रहा है कि हिंदी गद्य में प्रसार में ईसाइयों का बहुत योग रहा, लेकिन जब बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब पुस्तकें आप धीरे धीरे, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, जब आप पढ़ेंगे तो वह बताते हैं कि गद्य की जो रचना है वह हमें आदिकाल में आदिनाथ में भी मिलते हैं। हमें गोरखनाथ की बहुत सारी रचनाएं, फिर अमीर खुसरो में मिलता है, फिर हमें 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता मिलते हैं, फिर नावादास का अष्टयाम जो रचनाएं थी, ऐसे कई ऐसे रचनाएं हमारे यहाँ बहुत पहले से उपलब्ध था जो गद्य में था, ब्रज भाषा गद्य में, तो कोई खड़ी बोली गद्य में, कोई बोलचाल के गद्य में। तो यहाँ जो यह बात कहा गया है कि हिंदी गद्य का प्रसार में ईसाइयों का बहुत कुछ योग रहा, वह प्रवर्तक के रूप में नहीं रहे। अगर कोई व्यक्ति, कोई विद्वान या कोई मनीषी इस बात को कहते हैं कि गद्य का परिवर्तन ईसाइयों की देन है, तो उसको एक सिरे से खारिज किया जा सकता है, क्योंकि धीरे धीरे रचनाएं हमारे यहाँ हो रहे थे, लेकिन ईसाइयों ने आकर उस चीज में एक थोड़ा सा योग दिया, उस चीज में वो पहल किए, वह प्रवर्तक के रूप में नहीं उभरे। इस बात को आप लोग समझ के याद रखिएगा। बंगाल में राजा राम मोहन राय, यह जो राजा है, राजा की उपाधि इसको जफर, एक राजा थे जफर शाह द्वितीय, उन्होंने दिया था। इंग्लैंड इनको राजा की उपाधि देके, नाम देके भेजा गया था, ताकि वहां से जा करके यह उस जफर शाह द्वितीय का वेतन ला सके, जो वेतन पेंशन था, जो उसका भत्ता अंग्रेजों के द्वारा तय किया गया था, उसी को लाने के लिए जाते थे। तो बंगाल में राजा राम मोहन राय, जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, यही वो राजा राम मोहन राय है, ने उपनिषद और वेदांत का ब्रह्म ज्ञान लेकर उसका प्रचार प्रसार करने खड़ा हुए। यानी कि हमारे यहाँ जो संस्कृति थी, यहाँ के हमारे यहाँ जो वेद था, हमारे यहाँ जो उपनिषद से, उनको लोग नहीं पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि लोग हिंदी और अंग्रेजी के लिए लड़ रहे थे, और ईसाई अपना अंग्रेजी का प्रचार प्रसार करना चाहते। तो ऐसी स्थिति में बीच में राजा राम मोहन राय उठे, बंगाल से जो थे, उन्होंने वेदांत और ब्रह्म ज्ञान का लेकर के प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। नूतन शिक्षा, नूतन या नवीन, इन दोनों का तात्पर्य होता नया शिक्षा, नया, कुछ नया हो। तो नूतन शिक्षा के प्रभाव से पढ़े लिखे लोगों में से बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, क्योंकि ये सब वर्णाश्रम व्यवस्था के विरुद्ध था, क्योंकि हमारे यहाँ जाति पाति वर्णाश्रम व्यवस्था थी, छुआछूत की व्यवस्था थी, जिसको लोग नहीं एक्सेप्ट करते थे। कहना था लोगों का कि वर्णाश्रम व्यवस्था था वो कर्म के आधार था, न कि धर्म के आधार पर। लोग जब यह कर्म के आधार पर होते होते धर्म के आधार पर विस्थापित हो गए थे, तो कई महापुरुष इसका विरोध कर रहे थे, जिसमें से बहुत सारी बातें आती थी, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत आदि सारे उसमें विषय रहते थे विरोध का। तो वही कह रहे हैं, बहुतों के मन में मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, यानी कि तीर्थाटन मतलब कहीं तीर्थ पे जाते हैं, जैसे कि अभी प्रयागराज, अब प्रयागराज गए तो वह तीर्थाटन किया, तीर्थ किए, यात्रा किए। तीर्थाटन, जाति पाति, छुआछूत, ऊंच नीच आदि के प्रति और श्रद्धा हो रही थी। अतः राजा राम मोहन राय इन बातों को अलग करके शुद्ध ब्रह्मोपासना,
का प्रवर्तन करने के लिए ब्रह्म समाज की नींव डाली। तो ब्रह्म समाज के स्थापक कौन हो गए? राजा राम मोहन राय। संवत 1872 में इन्होंने वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी में अनुवाद करके प्रकाशित कराया। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता, वेदांत सूत्रों के भाष्य का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो किन्होंने किया? राजा राम मोहन राय ने। और संवत 1886 में इन्होंने बंगदूत नाम का एक संवाद पत्र भी हिंदी में निकाला। इस बात को याद रखिएगा कि बंगदूत जो है, बंगदूत पत्रिका का संपादन कौन करते थे? का संपादन कौन करते थे? तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने कब निकाला? तो संवत 1886। जब 1886 में हम 57 वर्ष घटा देते हैं तो बच जाता है 9 और 7 में 5 गया तो 2, 1829 के आसपास, 1829 के आसपास बंगदूत ईस्वी में ये है और ये संवत में है। तो 1829 ईस्वी के आसपास बंगदूत जो पत्र निकलता था, जिसको राजा राम मोहन राय निकालते थे। पंडित जुगल किशोर ने जो कानपुर के रहने वाले थे, संवत 1883 में उदंत मार्तंड नाम का एक संवाद पत्र निकाला, जिसे हिंदी का पहला समाचार पत्र समझना चाहिए। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है? उदंत मार्तंड है, जिसको किन्होंने निकाला? पंडित जुगल किशोर ने निकाला। पंडित जुगल किशोर ने निकाला। कहाँ से निकाला? तो लखनऊ से निकाला। कहा जाता है कि कुछ ही वर्ष के बाद यह जो है 13 में 7 गया तो 7, 8, 5, 7, 3 और 3 6, 7 में 5 गया तो 2, 1826 के आसपास। उदंत मार्तंड कब निकला था? 1826 के आसपास। या ईस्वी में आपको मैं 1826 ईस्वी बता दिया और संवत देखेंगे तो 1883। तो उदंत मार्तंड कब निकला था? 1826 में। कहा जाता आर्थिक अभाव के कारण कुछ वर्षों के बाद क्या हुआ कि यह जो है बंद हो गया। 1 मिनट। यह पत्र एक ही वर्ष चलकर सहायता के अभाव में बंद हो गया। इसमें खड़ी बोली का मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। राजा राम मोहन राय प्रभृति का अर्थ होता आदि या जैसा। राजा राम मोहन राय जैसे शिक्षित और प्रभावशाली सज्जनों के उद्योग से प्रयास से अंग्रेजी की पढ़ाई के लिए कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई, जिसमें से सभी लोग अंग्रेजी पढ़ कर निकले और सरकारी नौकरियां पाने लगे। अब क्या हुआ कि अंग्रेजी लोगों के झुकाव अंग्रेजी की ओर इसलिए ज़्यादा थी कि आर्थिक रूप से जो यहाँ कमज़ोर थे, उन्हें जब वो अंग्रेजी सीख लेते थे तो उसे अंग्रेजी शासन व्यवस्था में अंग्रेजों के द्वारा कुछ ना कुछ कोई ना कोई पद दे दिया जाता था। कहीं ना कहीं वो नौकरी करने लगते थे, नौकरी में उन्हें नियुक्ति मिल जाती थी, जिसके कारण वो कुछ आर्थिक रूप से कमा लेते थे। तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा लोग अंग्रेजी सीखना चाहते थे। जब उन लोगों को पता कि नागरी भाषा उर्दू हो गई तो वो लोग बहुत परेशान हो गए थे कि अब हमें पुनः उर्दू भी सीखना पड़ेगा। लेकिन कुछ वर्षों के बाद फिर राजा राम मोहन राय जैसे, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह जैसा लोगों के प्रयास से पुनः हिंदी नागरिक प्रचारणी सभा भारत में लागू हुआ। बाद में कहा जाता, देखिए अंग्रेज लोग कितनी चाटुकारिता और कितने चालाक थे। बाद में मैकाले ने अंग्रेजी भाषा की शिक्षा का इतने जोरों से समर्थन किया कि पूर्वी साहित्य के प्रति अपेक्षा प्रकट किया। अतः संवत 1892 में मार्च 7, 1835 में कंपनी सरकार ने अंग्रेजी प्रचार का प्रस्ताव पास कर दिया और धीरे धीरे अंग्रेजी स्कूल खुलने लगे। समस्या यह होती थी कि हमारे यहाँ जैसे आप सरकारी स्कूल देख रहे हैं, तो सरकारी स्कूल किनके? सरकार के द्वारा चलाया जाता। हमारे यहाँ 18 साल तक शिक्षा दीक्षा यानी मैट्रिक तक शिक्षा दीक्षा सारे खर्च कौन उठाते हैं? सरकार उठाते हैं। लेकिन अब सरकार उस खर्च को नहीं उठाए और
तब हमारे यहाँ क्या होगा, हमारी शिक्षा की व्यवस्था बहुत गिर जाएगी। तो यहाँ जो हिंदुस्तान के लोग थे, वो लोग बहुत प्रयास कर रहे थे कि हिंदी का शिक्षा दीक्षा प्रसार हो, लेकिन सरकार, अंग्रेजों सरकार के द्वारा उसमें कोई सहायता नहीं दिया जाता था। और जो भी यहाँ गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय बन के आते थे, वह प्रयास करते थे अंग्रेजी व्यवस्था ही यहाँ बनी रहे। और यही सब कारणों की वजह से जब हिंदी का प्रस्ताव, हिंदी में से नागरिक भाषा वगैरह सब करवाने का, अदालती भाषा करवाने का प्रयास कर रहे थे, जब आप इतिहास पढ़ेंगे तब ये आपको प्रसंग देखने मिलेगा। जब सफल नहीं हो पाए तो मैकाले ने क्या किया, अंग्रेजी प्रस्ताव ले आया और उसे अंग्रेजी प्रस्ताव यानी कि अंग्रेजी में अंग्रेजी भाषाओं के लिए स्कूल खुलवाना, पुस्तकों की रचना करा, इन सब हिंदी अंग्रेजी भाषाओं से संबंधित कार्य करवाने के लिए इसे वार्षिक 50,000 वार्षिक सहायता दिया जा रहा था। अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था होने जाने पर अंग्रेजी सरकार का ध्यान अदालती भाषा की ओर गया। मुगलों के समय में अदालती कार्रवाइयां और दफ्तर के सारे काम फारसी भाषा में होते थे। अतः सरकार ने संवत 1893 ईस्वी में देखें तो 1836 में इश्तिहारनामे निकाला कि अदालती का काम देश के प्रचलित भाषा में हुआ करे। इश्तिहारनामा जैसे कि हम लोग कहते हैं नोटिस, नोटिस जैसे निकलता, उसमें इश्तिहार निकलता था। उन लोग का इश्तिहार अपना अलग तरीका था निकालने का। अभी तो नोटिस किसी को भी आता तुरंत घर पे ले जाके देते, वैसा नहीं होता था। उसमें इश्तिहारनामा एक पत्र के द्वारा निकलता था, वो सबको बुलाया था और बीच में हर एक राजाओं के राज दरबार में या फिर उनको एक जगह बुला करके इश्तिहार पढ़ा जाता था कि ये महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड के हैं, या जो भी महारानी या राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा जो आदेश आते थे उनको वो सबको पढ़ के सुनाते थे, जगह जगह पे पढ़ के सुनाते ताकि सबको जानकारी मिल सके। हमारे संयुक्त प्रदेश के सदर बोर्ड की तरफ से इश्तिहारनामा हिंदी में निकला था, और यह जो आया था वो सदर बोर्ड की तरफ से प्रयास करने के बाद क्या हिंदी भाषा में निकला था। इस इश्तिहारनामे में स्पष्ट कहा गया कि बोली हिंदी ही हो, अक्षर नागरिक के स्थान पे फारसी भी हो सकती है। जब यह बात मुसलमानों को पता चला तो मुसलमानों की ओर से इस बात का घोर प्रयत्न हुआ कि दफ्तरों में हिंदी न रह पाए, उर्दू चलाई जाए, क्योंकि यहाँ हिंदी हिंदुस्तानी और हिंदू से जोड़ा जा रहा था। अब मुस्लिम लोग नहीं चाहते थे कि हिंदुओं का वर्चस्व हो, इसलिए वह उर्दू अपने मुसलमान धर्म से जोड़ते थे। बाद में एक वर्ष के बाद ही अर्थात 1894 संवत 1894 अर्थात 1837 में उर्दू हमारे प्रांत के सब दफ्तरों की भाषा बन गई। तो आपसे पूछा, यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकते हैं कि दफ्तरों में अंग्रेजी उर्दू या उर्दू भाषा कब लागू कर दिया गया, तो इस 1837 ईस्वी में। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। संवत 1902 यद्यपि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में नहीं आए थे उस समय, पर विधा व्यसनी यानी कि विद्या के प्रेमी और अभिलाषी व्यक्ति होने के कारण अपना भाषा हिंदी की ओर ध्यान था। वह हमेशा चाहते थे कि हिंदी अदालती भाषा हो और नगरों की भाषा हो। इसके लिए वो बराबर उद्योग करते रहे। उन्होंने उक्त संवत में उद्योग करके काशी से बनारस अखबार निकाला। तो बनारस अखबार जो है पत्र किनके द्वारा निकाला गया था, तो यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा निकाला गया था। और यह कहां से निकाला गया था, तो काशी से निकाला गया था। अतः इस पत्र की भाषा उर्दू ही रखी थी, यद्यपि अक्षर देवनागरी के थे। इस बात को याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बनारसी अखबार की भाषा कैसी थी। तो भाषा तो उर्दू थी, लेकिन इसकी लिपि जो थी वो देवनागरी लिपि थी। कहाँ से निकला था, तो काशी से निकला था। कब निकला था, संवत 1902 के आसपास निकला था। अतः काशी से ही दूसरा पत्र सुधाकर बाबू तोता मोहन मित्र आदि कई सज्जनों के उद्योग से संवत 1907 में निकला। यानी सुधाकर जो है यह पत्रिका कब किनके द्वारा निकला, तो बाबू तारा मोहन मित्र एवं उनके सहयोगियों के द्वारा निकला था। यह कहां से निकला था, तो काशी से निकला था। कहते हैं कि काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषी सुधाकर जी का नामकरण इसी पत्र के नाम पर हुआ था।
इस पत्र की भाषा बहुत कुछ सुधरी हुई तथा ठीक हिंदी थी। यह पत्र कुछ दिन न चला ही नहीं, यानी कि कुछ ही दिन में यह बनारस अखबार था तो बंद हो गया। क्यों? क्योंकि बात यह हो जाता था कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिख रहे हैं तो अंग्रेज बहुत ज्यादा इस पे वो पेनल्टी लगा देते थे, जिसके कारण वो उतने पैसे नहीं, जमानत के पैसे नहीं भर पाते थे, जिसके कारण इनके जमानत को रद्द कर दिया जाता था और वह प्रेस बंद हो जाता था या पत्रिकाएं वो बंद हो जाती थी। या तो फिर पत्रिकाएं जब छपती थी कोई पढ़ते ही नहीं थे, कोई पढ़ने वाले ही नहीं थे, जिसके कारण पत्रिकाएं बिकती नहीं थी और वह आर्थिक तंगी में हो जाते थे। संवत 1907 में आगरा में किसी मुंशी सदा सुखलाल के प्रबंध और संपादन में बुद्धि प्रकाश निकला, जो कई वर्ष तक चलता रहा। बुद्धि प्रकाश की भाषा उसमें देखते हुए बहुत अच्छी होती थी। तो बुद्धि प्रकाश के संपादक कौन थे? सदा सुखलाल, जो इनके संपादक थे। और वो पत्रिका कब निकली? तो यह पत्रिका संवत 1907 में निकला। संवत 1991 के पीछे जब शिक्षा का पक्का प्रबंध होने लगा, तब यहां तक कोशिश की गई कि वर्नाक्यूलर स्कूलों में हिंदी की शिक्षा जारी न हो पाए। विरोध के नेता थे सर सैयद अहमद साहब, जिनका अंग्रेजों के बीच बड़ा मान था। वे हिंदी को एक गवारू बोली बताकर अंग्रेजी को उर्दू की ओर झुकाने का लगातार चेष्टा करते आ रहे थे। इस प्रांत के हिंदुओं में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद अंग्रेजों के उसी ढंग के कृपा पात्र थे, जिस ढंग से सर सैयद अहमद अतः हिंदी की रक्षा के लिए उन्हें खड़ा होना पड़ा। सर सैयद अहमद के समर्थन में कौन आया? गरसा दतासी जी आ गए। तो वही कह रहा, गरसा दतासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। उन्होंने अतः 1896 में हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास, यह याद रखिएगा, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किनका है? तो गरसा दतासी का हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखकर, जिसमें उर्दू के कवियों के साथ साथ हिंदी के भी कुछ विद्वानों का उल्लेख किया। यानी कि गरसा दतासी जो सर सैयद अहमद खां के समर्थक थे, वह यह कहते थे कि हिंदी को भी होना चाहिए, उर्दू के साथ साथ हिंदी भी रहना चाहिए। प्रारंभ में ये बात यह कहते हैं, लेकिन बाद में कट्टरपन मजहबी के कारण वह जो है बदल के क्या हो जाते हैं, वह हिंदी को एक गवारू बोली कहते हैं। आगे है कि गरसा दतासी ने संवत 1909 के आसपास हिंदी और उर्दू दोनों का रहना आवश्यक समझा था। जब इन संवत 1909 में ये क्या कहते हैं कि हिंदी और उर्दू दोनों रहना चाहिए, दोनों एक अच्छी भाषा, अच्छे शब्द हैं दोनों। यद्यपि वह गरसा दतासी करते हैं, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा भारी पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं। वहीं गरसा दतासी आगे मजहबी कट्टरपन की प्रेरणा से कहते हैं, इस वक्त हिंदी की हैसियत भी एक बोली को क्या कहते हैं? डायलेक्ट किसी रह गई है, जो हर गांव में अलग अलग ढंग से बोली जाती है। इस खींचातान में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के समर्थन में राजा लक्ष्मण सिंह मैदान में आए। आगे का प्रकरण 2 हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और यहाँ समाप्त हो जाता है। मैं आप लोग को जैसे हर बार एक महत्वपूर्ण जानकारी देता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मिशन JRF हिंदी करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपको दिन भर में 2 से 3 बार क्यूज करने का आपको मौका मिलेगा। कुछ नए प्रश्न तैयार किए जाते हैं, सभी प्रश्न परीक्षा दृष्टिकोण से तैयार किए जाते हैं। और अगर आप लिंक के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। अगर आप फिर भी नहीं जुड़ पाते हैं और प्रयास कर रहे हैं लगातार, तो आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा, आपको वहां से अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ लिया जाएगा और साथ ही आपको हमारे जितने भी चैनल के लिंक हैं सभी का आपको भेज दिया जाएगा, जिससे आप हमसे जुड़ सकेंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखें और अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहें, सब JRF हो जाए। जय हिंद।